गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने गैमेटोजेनेसिस के फर्स्ट पार्ट यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में जाना। आपने जाना था गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमिट्स क्या होते हैं। गैमिट्स वो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं जिनसे रिप्रोडक्शन होता है। दो तरह के होते हैं, स्पर्म्स और ओवा। मेल गोनैड से स्पर्म्स जनरेट होते हैं और फीमेल गोनैड से ओवा। तो फर्स्ट पार्ट में पिछले लेक्चर में आपने देखा कि स्पर्म्स टेस्टिस में कैसे बनते हैं। आज हम लोग गैमेटोजेनेसिस के सेकेंड पार्ट के बारे में बात करेंगे यानी oogenesis, जिसमें आप देखेंगे कि ओवरी जो कि फीमेल गोनैड है, इस ओवरी में ओवा कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि वर्टिब्रेट्स में जो ओवरीज होते हैं वो मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। और आश्चर्य की बात है कि एम्फीबियंस को छोड़ के बाकी सभी क्लासेस में, वर्टिब्रेट्स के, फिशेस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में भी जो ओवरीज होते हैं ये कॉम्पैक्ट ओवरीज होते हैं। कॉम्पैक्ट यानी पूरा सॉलिड है, अंदर कोई खोखला कोई खाली जगह नहीं है ना। तो जब पूरी भरी हुई ओवरी है, पूरी सॉलिड जैसी है, तो इसको दो हिस्से में बांटा जा सकता है। बाहरी रीजन को हम आउटर कॉर्टेक्स पार्ट कहते हैं, जिसमें कि वेरियस स्टेजेस में डेवलपिंग ओवा हमें दिखते हैं। और जो भीतर का हिस्सा है ये इनर मेडुला है। इसमें सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड और लिम्फ वेसल्स पाए जाते हैं। ये फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, यानी बस एक एम्फीबिया छूट रहा है मुख्य रूप से। एम्फीबिया जो है इसमें आता है। एम्फीबियन ओवरीज जो है दे आर सेक्युलर ओवरीज। सेक्युलर यानी जो सैक लाइक हो, तो यानी कुछ खोखला हो, अंदर खाली जगह। तो इसमें दो रीजन हो गए, इसमें भी आउटर कॉर्टेक्स तो है इसमें, लेकिन भीतर क्या है, इनर मेडुला नहीं है। यहाँ पर मेडुला की जगह एक सेंट्रल हॉलो स्पेस है। और ये इस तरह के ओवरीज कहाँ पाए जाते हैं, एम्फीबियंस। ये एक सेक्युलर ओवरी की फोटोग्राफ है जिसमें बीच में ये खाली जगह है और जो बाहर है कॉर्टिकल स्पेस, आउटर कॉर्टेक्स, इसमें आप देख रहे हैं कि ये डेवलपिंग ओवा। ये चित्र में ऐसे क्रम से दिखाया जाता है, तो ऐसा होता नहीं है, सब आपस में मिक्सड अप होते हैं। तो ये ग्रोइंग ओवा है। देखिए ये छोटा सा है, प्रिमोर्डियल फॉलिकल जिसको कहा गया है, या प्राइमरी oocyte। और ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, मैच्योर हो रहा है। यहाँ पर ये पूरा मैच्योर हो गया और मैच्योर होने के बाद इसमें जो भीतर जो वास्तविक ओवम है ये बाहर निकल जाता है। देखिए ये पूरा बाहर का स्ट्रक्चर फट गया यहाँ, और यहाँ से ओवम बाहर निकल गया। इसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। इस प्रक्रिया को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। और जब ये फट जाता है, रप्चर उतर जाता है, ओवम इसमें से बाहर चला गया, तो ये जो बाहर का खोल है इसका, ये खोल जो है बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। और ये एक इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, ये कैसे होती है इसी को हम आज समझेंगे। ये oogenesis की प्रक्रिया है, यानी यहाँ से लेकर और इस ओवम के फॉर्मेशन तक की पूरी oogenesis की प्रक्रिया। इधर दाहिनी तरफ शॉर्ट में ये oogenesis की प्रक्रिया को यहाँ भी दिखाया गया है, जिसमें कि आप ऊपर देख रहे हैं प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, उनसे ओगोनियम बना, फिर उनसे प्राइमरी oocyte बना, फिर उनसे सेकेंडरी oocyte बनता है और उनसे फाइनली ओवम बनता है। ये पूरी oogenesis की प्रक्रिया है। लेकिन इस प्रक्रिया को, पूरी प्रक्रिया को हम डिटेल में आगे समझेंगे। यहाँ पर एक आपको समरी दी हुई है कि सबसे पहले जो मिलेगा हमें वो प्रिमोर्डियल जर्म सेल होगा, उससे ओगोनियम बनेगा, इस ओगोनियम से प्राइमरी oocyte बनेगा, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनेगा और सेकेंडरी oocyte से ओवा। इसको हम लोग डिटेल में एक एक करके देखें। सबसे पहले हम जान लें कि oogenesis यानी ओवम बनने की प्रक्रिया की कुछ विशेष फीचर्स होते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस में नहीं है।
थोड़ा सा फर्क है, और oogenesis की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की तुलना में। तो कुछ विशेष फीचर्स को हम लोग पहले यहाँ समराइज कर लेते हैं। क्या है ये फीचर्स? पहला फीचर है कि वर्टिब्रेट ओवरी इज नॉट अ रिप्लेनिशेबल स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब हुआ? स्पर्म में क्या होता है जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, यानी टेस्टिस में, टेस्टिस इज अ रिप्लेनिशेबल स्ट्रक्चर। कैसे? टेस्टिस में मान लीजिए कि 1,00,000 स्पर्मेटोगोनिया, जो सबसे पहले स्ट्रक्चर थे, सेल्स थे स्पर्मेटोगोनिया, वो मान लीजिए कि 1,00,000। ठीक, समझ में आ रही है बात? उदाहरण दिया हमने कि मान लीजिए किसी एनिमल की टेस्टिस में 1,00,000 स्पर्मेटोगोनिया हैं। 1,00,000 स्पर्मेटोगोनिया में से 10,000 स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म में बदल गए, मैच्योर हो गए। कितने में कितना? 1,00,000 स्पर्मेटोगोनिया थे, उसमें से मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 10,000 स्पर्मेटोगोनिया आगे मैच्योर होकर स्पर्मेटोजोआ में बदल गए, और वो स्पर्मेटोजोआ बाहर निकल गए। तो 1,00,000 में से 10,000 कम हो गया ना स्पर्मेटोगोनिया में से। कितने स्पर्मेटोगोनिया बचे? 90,000। तो 90,000 स्पर्मेटोगोनिया ही नहीं रहेंगे, फिर से 10,000 और नए स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगे, फिर 1,00,000 हो जाएंगे। ठीक, अगली बार 20,000 स्पर्मेटोगोनिया निकले और स्पर्म में बदल गए, एनिमल से बाहर निकल गए, तो 20,000 कम हुआ, 80,000 हुए, बचे ना स्पर्मेटोगोनिया, तो 80,000 नहीं रहेंगे, फिर से नए 20,000 बन जाएंगे, 15,000 बन जाएंगे, 25,000 बन जाएंगे। इसका मतलब है कि जो पहले वाले सेल्स हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, कौन से? स्पर्मेटोगोनिया, वो भी हमेशा नए नए बनते रहते हैं। तो जो कम हो रहे हैं जितने, उतने फिर से बन गए। इसको हम कहते हैं रिप्लेनिशमेंट। लेकिन ओवरी में ऐसा रिप्लेनिशमेंट नहीं है। ठीक, स्पर्मेटोजेनेसिस इस तरह की प्रक्रिया, जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए हैं, 10 रुपए आपने खर्च किए, 90 हुए, तो आपने फिर 10 और कमा लिया, आपके पास 10 और आ गए, फिर से 100 हो। इसको हम क्या कहेंगे? रिप्लेनिशमेंट। ये कहाँ होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन oogenesis में ऐसा नहीं होता है। वर्टिब्रेट ओवरी इज नॉट अ रिप्लेनिशेबल स्ट्रक्चर, यानी ओवरी के पास अगर 100 रुपए है, 10 रुपया खर्च हो गया, 90 रुपया बचा, तो अब 90 ही रहेगा, और 10 रुपया खर्च हो गया, 80 रुपया बचा, तो 80 ही रहेगा। यानी वर्टिब्रेट ओवरी में अगर 1,00,000 उगोनिया है, जो इसमें पहले वाले सेल्स होते हैं सबसे, वो उगोनिया कहलाते हैं। तो 1,00,000 उगोनिया में से 10,000 उगोनिया खर्च हो गए, क्या बना दिया उन्होंने? ओवा बना दिया। तो 90,000 बचे ना, उगोनिया कितने बचे? 90,000। तो अब वो 90,000 रहेंगे, वो फिर से 1,00,000 नहीं होंगे। और 90,000 में से 10,000 और खर्च हो गए, और 10,000 नए ओवा बन गए, तो 80,000 उगोनिया बच गए। ठीक है, इस तरह से 1,00,000 से घट के 90,000, 80,000, 70,000, 50,000, वो घटता ही जाएगा। यानी एक बार जो उसके पास रिजर्व है उगोनिया का, वो है, वो फिक्स है, वो घटेगा सिर्फ, बढ़ेगा नहीं। बात समझ में आ गई? इसीलिए हम कहते हैं वर्टिब्रेट ओवरी इज नॉट अ रिप्लेनिशेबल स्ट्रक्चर। दूसरी बात कि इसमें सेलुलर डिवीजन इक्वल नहीं होता। सेलुलर डिवीजन इज नॉट इक्वल। इसका क्या मतलब? हर जगह अभी तक जो आपने सेल डिवीजन देखा, माइटोसिस में देखा, एक सेल डिवाइड होता है, 2 बराबर सेल बनाता है। माइटोसिस स्पर्मेटोजेनेसिस में भी देखा, एक सेल डिवाइड हुआ, 2 बराबर सेल बनाया। एक स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड हो रहा है, तो फाइनली जाके 4 स्पर्मेटोजोआ बना रहा है। oogenesis में ऐसा नहीं होगा। एक उगोनिया डिवाइड होगा तो एक ही oocyte मिलेगा, प्राइमरी oocyte। डिवाइड होगा, एक दूसरा सेल बनेगा, लेकिन जो दूसरा वाला होगा वो बहुत छोटा सा होगा, नेग्लिजिबल होगा, वो बेकार हो जाएगा।
और एक ही बड़ा सा प्राइमरी oocyte बनेगा काम का, वर्किंग। फिर वो डिवाइड होगा तो फिर एक सेकेंडरी oocyte बनेगा। दूसरा वाला डिवीजन जब हो रहा है तो डिवीजन का मतलब एक नया सेल तो बनेगा, 2 सेल तो बनेंगे, लेकिन एक ही सेल काम का रहेगा, बड़ा रहेगा, दूसरा छोटा सा बिल्कुल नेग्लिजिबल सा होगा। क्यों ऐसा होगा भाई? क्योंकि सामान्यतः जब बंटवारा होता है तो चीजें आधी आधी बट जाती हैं, है ना। मान लीजिए एक उगोनियम के पास 10 माइटोकॉन्ड्रिया है, तो अगर 2 बराबर हिस्से में बट जाएगा तो दोनों डॉटर सेल के पास 5-5 माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएंगे। oogenesis ये नहीं चाहता है, ओवरी ये नहीं चाहता है। ओवरी चाहता है कि एक ही सेल रहा है, उसी के पास 10 माइटोकॉन्ड्रिया रहे। एक उगोनियम के पास मान लीजिए कि 5 ml साइटोप्लाज्म है, तो वो अगर बराबर डिवाइड होता 2 सेल में तो दोनों को 2.5 ml साइटोप्लाज्म मिल जाता। ओवरी ये नहीं चाहता है। ओवरी क्या चाहता है कि एक एक ही सेल बने, लेकिन उसके पास पूरा का पूरा 5 ml साइटोप्लाज्म रहे, उसके पास पूरा के पूरे 10 माइटोकॉन्ड्रिया रहे। इसलिए यहाँ पर सेलुलर डिवीजन इक्वल नहीं होता है, अनइक्वल होता है। आगे हम लोग इस प्रक्रिया को देखेंगे। यहाँ पर क्वालिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्वांटिटी पर जोर दिया गया, संख्या पूरी होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। एक स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड हो रहा है तो 4 स्पर्मेटोजोआ बनना चाहिए। ये कहता है, oogenesis कहता है कि नहीं, एक उगोनियम डिवाइड हो तो एक ही फाइनल ओवा बने, संख्या कम हो, एक ही हो, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसमें भरपूर मात्रा में साइटोप्लाज्म हो, भरपूर मात्रा में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हो, भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन। ये oogenesis का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। दूसरी अंतिम चीज कि oogenesis से क्या बनना है? एग बनना है। और एग एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना देता है। पूरा उसका एम्ब्रियोनिक ही फॉर्म बनाएगा, या जहां लार्वा है वहां लार्वल फॉर्म बनाएगा, लेकिन एक सेल से पूरा एम्ब्रियो बन जाना है, पूरा का पूरा लार्वा बन जाना है। ठीक, तो ये ओवा यानी एग्स की विशेषता होती है, और ये विशेषता किसी दूसरे सेल में नहीं होता। इसलिए ओवा जो बनते हैं उनको विशेष रूप से बनाया जाता है। आगे चलें, अब oogenesis की प्रक्रिया हम लोग देखेंगे। oogenesis it occurs in the ovary of female. It is comparable to spermatogenesis so far as nuclear changes are concerned. यानी न्यूक्लियर चेंजेस जो हो रहे हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस जैसे ही होते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म में जो परिवर्तन होगा वो स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग होगा। अब पूरे oogenesis की प्रक्रिया को 3 फेजेस में बांटा जा सकता है। oogenesis की पूरी प्रक्रिया को 3 फेजेस में बांटा जा सकता है। मल्टीप्लिकेशन फेज पहला, दूसरा है ग्रोथ फेज, और तीसरा है मैच्योरेशन फेज। ठीक, मल्टीप्लिकेशन जिसमें संख्या बढ़े, ग्रोथ जिसमें साइज बढ़े, और मैच्योरेशन, मैच्योरेशन कहते हैं जिसमें कि मियोसिस हो। गैमेट्स तब मैच्योर होते हैं जब वो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाते हैं, तब उनका मैच्योरेशन शुरू होता है। ठीक है, क्योंकि गैमेट्स की विशेषता यह है कि उनको हैप्लॉयड होना होगा। तो जब ये मियोसिस शुरू हो जाती है उस फेज को हम मैच्योरेशन फेज कहते हैं। तो आप समझ रहे हैं, 3 फेज में oogenesis पूरा होगा। मल्टीप्लिकेशन फेज जिसमें संख्या बढ़ेगी, ये उगोनिया तक होगा। ग्रोथ फेज, उसके बाद साइज बढ़ेगा। मैच्योरेशन फेज, मियोसिस शुरू। यहाँ इन तीनों फेजेस को दिखाया गया है। ये है प्राइमरी जर्म सेल विद डिप्लॉयड क्रोमोसोम। देखिए, जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है प्राइमरी जर्म सेल, यानी जिसको हम पीजीसीज कहते हैं, पीजीसीज, या इसी को प्रिमॉर्डियल जर्म सेल भी कहते हैं, तो उसका भी शॉर्ट फॉर्म पीजीसी हुआ या प्राइमरी जर्म सेल हुआ। ये डिप्लॉयड है। ये है कहाँ? पीजीसी कहाँ है? एक बार देखें हम लोग अपने पुराने स्ट्रक्चर को। ये एक ओवरी का स्ट्रक्चर, ठीक है।
तो ओवरी की जो ये जो बाहर वाली दीवार है, सबसे बाहर की जो दीवार है, इसकी भीतरी लाइन, इसकी ये भीतरी लाइन, इसकी बाहरी दीवार की ये भीतरी लाइनिंग, इस लाइनिंग को हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। द इनर लाइनिंग ऑफ द वॉल ऑफ ओवरी इज नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम। और ये जर्मिनल एपिथेलियम किस चीज से बना है? सेल से बना है। कौन से सेल हैं? क्या नाम है उन सेल्स का? उन्हीं का नाम है प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स, यानी पीजीसीज। तो आप समझ गए, ओवरी है, इसके इसकी ये जो बाहरी दीवार है और दीवार की भीतरी लाइनिंग है। यूं समझ लीजिए जैसे आपके घर की जो बाहरी दीवार है, तो उसमें एक बाहर से प्लास्टर हुआ होगा और एक परत, एक लेयर आपके घर में अंदर से उसमें प्लास्टर हुआ होगा। तो जो अंदर वाला प्लास्टर का लेयर है, वैसा ही उसी के कंपेरेबल ओवरी में जो चीज है उसको हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, इनर लाइनिंग ऑफ द ओवेरियन वॉल। दिस इज जर्मिनल एपिथेलियम। और जर्मिनल एपिथेलियम किस चीज से बना है? पीजीसी से, प्रिमोर्डियल जर्म सेल से, यानी जर्म सेल। जर्म सेल क्या है? जर्म सेल वही है जिससे कि ओवा और स्पर्म बनते हैं। जर्म सेल जिससे कि जर्मिनेशन होगा, जिससे कि रिप्रोडक्शन होगा, जिससे कि नए ऑर्गेनिज्म बने, है ना, जो जो रिप्रोडक्शन में भाग ले। तो ये हो गए प्रिमोर्डियल जर्म सेल की पोजीशन। अब इन्हीं दीवार की सेल से, यानी जर्मिनल एपिथेलियम में जो पीजीसीज हैं, वो पीजीसीज यहाँ से डिवाइड होते हैं। और जब यहाँ से डिवाइड होते हैं तो उनके जो डॉटर सेल्स हैं वो यहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के यही उगोनिया बनाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर प्रिमोर्डियल जर्म सेल है, यहाँ भी दिया प्रिमोर्डियल जर्म सेल, ये छोटा सा, ये कहाँ है प्रिमोर्डियल जर्म सेल? ये इसकी लाइनिंग में, ये इसकी भीतरी दीवार की, सॉरी बाहरी दीवार के भीतरी लाइनिंग में। और प्रिमोर्डियल जर्म सेल जब डिवाइड कर रहा है तो क्या बना रहा है? उगोनियम बना रहा है। तो ये सेल डिवाइड करते हैं और इनसे उगोनिया बन बनकर और यहाँ बाहर निकल आते हैं। यहाँ से ये बाहर निकल आया उगोनिया। किसके डिवीजन से बना? ये पीजीसी। अब उगोनियम आगे के प्रक्रिया में हिस्सा लेगा, ठीक ना, प्राइमरी साइट वगैरह बनाएगा। आगे की प्रक्रिया अब हम लोग देखें। हम लोग इस चित्र को देख रहे थे, पीजीसी है, प्राइमरी जर्म सेल है, डिवाइड हुआ। अब इसका मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन मतलब संख्या का बढ़ना, मल्टीप्लाई होना। तो 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, ठीक। तो ये जो पीजीसी डिवाइड कर रहा है और इससे ये जो सेल्स बन रहे हैं, ये उगोनिया है। ये पीजीसी है और इससे डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन। कैसा सेल डिवीजन हुआ? ये माइटोसिस है। अभी यहाँ सिर्फ माइटोसिस हो रही है और इससे जो सेल्स बने ये सब क्या है? ये तीन, ये सब क्या है? उगोनिया। और आप देखिए सब 2x, यानी कि अभी तक ये सब कुछ डिप्लॉयड है, सब कुछ डिप्लॉयड है, यानी मियोसिस नहीं हुई है, ठीक है। तो उगोनिया हो गए और ये फेज मल्टीप्लिकेशन फेज। एक समय के बाद उगोनिया अब डिवाइड करना बंद कर देते हैं। उगोनिया अब इसके बाद डिवाइड करना बंद कर देंगे और ये अब चला जाएगा ग्रोथ फेज में। यहां से देखिए ये सिर्फ साइज बड़ी हो रही है, कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, सिर्फ साइज बड़ी हो रही है, ठीक। दिस इज ग्रोथ फेज। अब यहाँ के बाद बंटवारा नहीं होगा, डिवीजन अगर होगा भी तो अनइक्वल होगा। देखिए यहाँ तक इक्वल डिवीजन हुआ है, एक सेल से 2 सेल बराबर बटे हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो हमने अनइक्वल डिवीजन की बात कही, वो इसके बाद अनइक्वल होगा। अब देखिए ये एक सेल डिवाइड हो रहा है, एक सेल इतना ही बड़ा बन रहा है जितना ये, और एक छोटा सा सेल अलग से बन जा रहा है, ठीक। इसका भी अनइक्वल डिवीजन। तो ये मल्टीप्लिकेशन फेज जिसमें संख्या बढ़ी, ग्रोथ फेज जिसमें साइज बढ़ी, और उसके बाद दिस इज मैच्योरेशन फेज जिसमें कि मियोसिस होगा। तो आप देखिए मल्टीप्लिकेशन फेज के अंत में हमें जो चीज मिल रही है वो उगोनिया है। उगोनिया कैसे मिल रहे हैं? माइटोटिक डिवीजन। इसके बाद उगोनिया का क्या हुआ? ग्रोथ हुआ, और ग्रोथ से ये क्या बन गया? प्राइमरी ओसाइट बन गया।
प्राइमरी oocyte कैसे बना, ध्यान रखिए, सिर्फ मैच्योर उगोनिया जो हैं, जो उगोनिया बन गए हैं, इनके ग्रोथ से, इनके डिवीजन से नहीं, उगोनिया के ग्रोथ से प्राइमरी oocyte, ठीक ना। और अब प्राइमरी oocyte का डिवीजन शुरू होगा, ये मियोसिस है, तो अब मियोसिस शुरू होगा तो ये मैच्योरेशन, ठीक। यहाँ भी एक अलग चित्र से उसको दिखाया गया है, देखिए मल्टीप्लिकेशन फेज है, उगोनिया सब है, इनकी संख्या बढ़ रही है। मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद ग्रोथ फेज, एक बड़ा सा प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte के बाद ये मैच्योरेशन फेज है, ये डिवीजन, देखिए ये डिवाइड हो रहा है तो दो सेल में, एक ये, लेकिन एक ये वाला जो है ये तो इतना ही बड़ा है और ये उसका छोटा सा हिस्सा, ठीक ना। ऊटिड कभी कभी ये पुराने शब्द हैं, दरअसल ये oocyte को अब कहा जाता है, इसको प्राइमरी oocyte और इसको सेकेंडरी oocyte, है ना। पिछले वाले चित्र में ऐसे लिखा होगा, प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte, ठीक। पुराने समय में ये शब्द चलता था, सिर्फ oocyte, प्राइमरी oocyte को सिर्फ oocyte और सेकेंडरी oocyte को ऊटिड, ठीक। अब आप देखिए कि जब अनइक्वल डिवीजन हो रहा है तो क्या हो रहा है, प्राइमरी oocyte का अनइक्वल डिवीजन हुआ तो सेकेंडरी oocyte बना, और दूसरा सेल जो बना वो क्या हुआ, उसको फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। यहाँ भी देखिए प्राइमरी oocyte डिवाइड हुआ तो दो सेल बने, जो बड़ा वाला है ये क्या कहलाया, सेकेंडरी oocyte, और जो छोटा वाला है ये क्या कहलाया, पोलर बॉडी या फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक। तो ये मियोसिस फर्स्ट हो गई, लेकिन हम जानते हैं मियोसिस फर्स्ट के बाद मियोसिस सेकेंड भी होती है, तब जाके पूरा होता है। तो अब इस सेकेंड oocyte का मियोसिस सेकेंड होगा, मियोसिस सेकेंड हुआ तो फिर एक बड़ा सा oocyte बना, है ना, तो ये हो गया मैच्योर होगा। लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट, सेल डिवाइड होगा तो एक ही तो बनेगा नहीं, दो बनेगा, एक ये बना और एक छोटा सा ये बना, इसको कहेंगे सेकेंड पोलोसाइट या सेकेंड पोलर बॉडी। तो यहाँ फर्स्ट पोलर बॉडी बना, यहाँ सेकेंड पोलर बॉडी। क्यों भाई, इस अनइक्वल डिवीजन से क्या फायदा हुआ, यही फायदा हुआ कि अगर ये बराबर डिवाइड होता तो इसके लगभग आधे साइज के दो सेल बनते, इसकी आधी चीजें इसमें जाती, आधी चीजें इसमें जाती, आधा फूड रिजर्व इसमें जाता, आधा फूड इसमें जाता। ऐसा ना हो, सारा फूड इसी में रहे, सारा साइटोप्लाज्म इसी में रहे, इसलिए ये अनइक्वल डिवीजन, बात समझ आई। और यहां भी फिर देखिए अनइक्वल डिवीजन हुआ तो एक प्राइमरी oocyte से एक ओवम बना, एक प्राइमरी oocyte से एक ओवम बना, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में उसका उल्टा, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटोजोआ बन रहे थे, लेकिन oogenesis में एक प्राइमरी oocyte से सिर्फ एक सेकेंडरी oocyte बना। वही चीज यहां भी दिखाया गया है। एक और चित्र, कई चित्र डाले हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं। प्राइमरी oocyte, अब प्राइमरी oocyte का यहाँ पर मैच्योरेशन डिवीजन शुरू हुआ तो देखिए जो मियोसिस के समय जैसे क्रोमोसोम इक्वेटर पर आके और ऐसे अरेंज हो जाते हैं, ये सब इसमें दिखाया गया है। इसलिए दिखाया गया है कि क्रोमोसोमल डिवीजन तो होगा तभी तो ये मियोसिस होगी। प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड है, एक एक जोड़े क्रोमोसोम है, ये सेकेंडरी oocyte बन गया, एक सेट क्रोमोसोम आया और दूसरा सेट यहाँ चला गया, लेकिन ये जो दूसरा सेल है ये इससे छोटा रहेगा और ये फर्स्ट पोलर बॉडी कहलाएगा। ये भी डिवाइड होता है लेकिन ये सब तीनों सेल डिजेनरेट कर जाते हैं, ये इसका कोई काम नहीं। सेकेंडरी oocyte भी फिर डिवाइड किया लेकिन एक मैच्योर ओवम बना और एक और छोटा सा सेल बना सेकेंड पोलर। तो बल्कि ये और ये चारों डिजेनरेट कर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इनका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। तो पहला मल्टीप्लिकेशन फेज आपने देखा। प्री मियोटिक मल्टीप्लिकेशन फेज को भी हम प्री मियोटिक यानी अभी मियोसिस से पहले, अभी मियोसिस नहीं होगी, मियोसिस से पहले ये हो रहा है ना, या इसी को प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। ये आप देख चुके हैं, इसमें क्या हो रहा है, प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स यानी पीजीसीज, ओवरी के जो हैं इनमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं 2n है ये,
ये कई बार सेवरल टाइम्स डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? माइटोटिकली। और इससे बनता क्या है? लार्ज नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, जिनको हम कहते हैं उगोनिया। इनका इसका काम है इस मल्टीप्लिकेशन फेज का ढेर सारे उगोनिया बना दे। लेकिन ये उगोनिया बन कब रहे? ये वर्टिब्रेट्स में ज्यादातर, अब ध्यान दीजिए, एक और ये विशेषता है oogenesis की कि वर्टिब्रेट्स में जो oogenesis की प्रक्रिया है जिस फीमेल में हो रही है, वो उसके रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के समय नहीं हो रही है, बल्कि अभी वो फीमेल अभी पैदा भी नहीं हुई है, शायद एम्ब्रियो है, उसी समय उसकी ओवरी में oogenesis की प्रक्रिया ये शुरू हो गई है। ये oogenesis की प्रक्रिया कब शुरू हो गई है? किसी वर्टिब्रेट फीमेल में उसके पैदा होने से पहले ही, जब अभी वो एम्ब्रियो है, उसी समय ये प्रक्रिया शुरू हो गई और उगोनिया बन गए। और जितने मल्टीप्लिकेशन फेज वहीं पूरा हो गया, और जितना उगोनिया बनना था बन गया, अब और नहीं बनेगा भविष्य में। उसके उस फीमेल के पैदा होने के बाद, उसकी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी शुरू होने के बाद दोबारा उगोनिया नहीं बनने वाले। तो हर फीमेल जब पैदा होती है तो अपने साथ उगोनिया का एक निश्चित रिजर्व लेके, बल्कि उगोनिया नहीं, इसके हम आगे देखेंगे, आगे के स्टेज में ये पहुंच जाएगा, प्राइमरी oocyte के स्टेज में पहुंच जाएगा। तो हर फीमेल एक निश्चित प्राइमरी oocyte का रिजर्व लेके पैदा होती है, निश्चित संख्या में प्राइमरी oocyte का रिजर्व। ठीक है, यूजुअली इट ऑकर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक और फीटल लाइफ। मल्टीप्लिकेशन फेज में हम लोग जरा जैसे ह्यूमन बीइंग के मल्टीप्लिकेशन फेज का एक सर्वे करें। मैमल्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही ये पूरा हो जाता है। ह्यूमन फीमेल एम्ब्रियोज में देखिए, एक ह्यूमन फीमेल का जो अगर एम्ब्रियो है वो 1 महीने का है, ह्यूमन फीमेल का एम्ब्रियो कितने दिन का? 1 महीने का। तो उसमें 1700, लगभग 1700 प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स हैं। 2 महीने की वो एम्ब्रियो होती है, 2 महीने की, तो ये 1700 की संख्या बढ़कर, देखिए यही मल्टीप्लिकेशन फेज है, ये 1700 की संख्या बढ़कर 6 लाख तक पहुंच जाती है। एक 2 महीने की ह्यूमन फीमेल एम्ब्रियो में उगोनिया की संख्या कितनी हो गई? लगभग 6 लाख। 5 महीने की एम्ब्रियो हो गई 7 मिलियन उगोनिया की संख्या हो गई, 7 मिलियन। अब 7 मिलियन संख्या हो गई, अब माइटोसिस रुक जाएगी, यानी अब और मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, माइटोसिस सीजेस। अब उगोनिया इंटर फर्स्ट फेज, फर्स्ट मियोटिक प्रोफेज। देखिए इसके बाद उगोनिया कहाँ इंटर किए? फर्स्ट मियोटिक प्रोफेज, फर्स्ट मियोसिस में इंटर किए। कहाँ इंटर किए उगोनिया? फर्स्ट मियोसिस में। लेकिन आप पूछेंगे ग्रोथ फेज कहाँ गया? आपने देखा था मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद पहले ग्रोथ फेज आता है और तब मैच्योरेशन फेज आता है, देखा था ना? तो आप सोच रहे होंगे कि ये तुम गड़बड़ बता रहे हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फेज खत्म हुआ और उगोनिया को यहाँ बताया जा रहा है कि सीधे फर्स्ट मियोटिक प्रोफेज में चला गया। दरअसल गलत नहीं है ये, यही सही है। क्या होता है देखिए, उगोनिया फर्स्ट मियोटिक प्रोफेज में चले गए। आप जानते हैं कि हर डिवीजन का पहला, सेल डिवीजन का पहला स्टेज प्रोफेज होता है, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो। तो यहाँ पर भी प्रोफेज है पहला स्टेज, और उगोनिया फर्स्ट मियोटिक प्रोफेज में चले गए। लेकिन अब उसी प्रोफेज में वो अटक जाते हैं, इसी मियोटिक प्रोफेज में उगोनिया क्या होते हैं? अटक जाते हैं। दे आर विदहेल्ड इन द फर्स्ट मियोटिक प्रोफेज। जैसे कोई लड़का, कोई बच्चा 5वीं कक्षा में ही अटक जाए और उसी में कई साल फेल होता रहे, उसी में रह जाए, उसी तरह से उगोनिया फर्स्ट मियोटिक प्रोफेज में इंटर करके वहीं पर रुक जाते हैं। प्रोफेज वहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। और ये प्रोफेज कहीं महीनों लंबा, कहीं सालों लंबा हो सकता है। ठीक है। ह्यूमन फीमेल्स के केस में इसकी ड्यूरेशन
इस प्रोफेज का ड्यूरेशन 13-14 साल तक का हो सकता है, 15 साल तक का हो सकता है। और इसी प्रोफेज के में ग्रोथ फेज चलता है। आपने जो देखा था कि मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद जो ग्रोथ फेज है वो दरअसल किसमें होगा, उगोनिया फर्स्ट मियोटिक प्रोफेज में इंटर कर जाएंगे और इसी मियोटिक प्रोफेज में ग्रोथ फेज चलेगी। एक बार पीछे चलते हैं, देखिए जरा आप यहाँ, ये मल्टीप्लिकेशन फेज है, ये ग्रोथ फेज है। दरअसल ये जो प्राइमरी oocyte है इसमें ग्रोथ कब हो रही है, जब ये अपने प्रोफेज में, ये अगले मियोटिक डिवीजन के मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज में है। ये कैसे पता चलता है प्रोफेज में, उसके क्रोमोसोमल अरेंजमेंट से। उसके जब हम क्रोमोसोमल अरेंजमेंट को देखते हैं तो लगता है कि ये तो अगले मियोसिस की फर्स्ट प्रोफेज है, लेकिन उसी में अटका रहता है और वहीं पर ये ग्रोथ फेज शुरू हो जाती है। और जब ग्रोथ फेज पूरी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तब वो प्रोफेज आगे बढ़ेगा और मेटाफेज और एनाफेज और टीलोफेज में जाएगा। ठीक, तो उगोनिया फर्स्ट इंटर मियोटिक प्रोफेज, मियोटिक प्रोफेज में इंटर कर गए। अब उसी मियोटिक प्रोफेज में ग्रोथ फेज चलेगी, उसी मियोटिक प्रोफेज में ग्रोथ फेज चलेगी। इसको हम कहते हैं अरेस्टेड प्रोफेज। ये प्रोफेज अरेस्ट हो गई, अरेस्ट मतलब रुक गई। ठीक, आफ्टर प्रोलिफरेटिव फेज, या जिसको आप मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं, जब ये ओवर खत्म हो जाता है तो उगोनिया कहाँ जा रहे हैं, दे एंटर इन द प्रोफेज ऑफ मियोटिक डिवीजन। यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। उगोनिया एंटर द प्रोफेज ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। दिस मियोटिक प्रोफेज इज टू मच प्रोलॉन्ग, बहुत लंबा है ये मियोटिक प्रोफेज, महीनों लंबा है या सालों लंबा हो सकता है, इसीलिए इसे हम अरेस्टेड प्रोफेज कहते हैं। और इसी अरेस्टेड प्रोफेज में ग्रोथ फेज चलती है। ड्यूरिंग दिस ग्रोथ फेज उगोनियम इंक्रीजेज इन साइज इनॉर्मसली, उगोनियम में साइज में बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज होता है, और उस ग्रोथ फेज के बाद वो एक प्राइमरी oocyte बनता है। कितना ग्रोथ होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ देखिए, साइज ऑफ एन एवरेज प्रिमोर्डियल जर्म सेल, एक पीजीसी जहां से हम लोगों ने शुरू किया था उसका साइज है 10 माइक्रोन। ठीक, अब ग्रोथ कितना हो जाएगा, कितना बड़ा ये हो गया, मैमेलियन oocyte। अगर मैमेलियन oocyte है ये, तो ये 10 माइक्रोन से बढ़ के 200 माइक्रोन तक पहुंच गया। कितना गुना बढ़ा, 20 गुना बढ़ा। फ्रॉग oocyte है तो 2000 माइक्रोन इसकी साइज होगी, प्राइमरी oocyte। कितना गुना बढ़ा, 200 गुना बढ़ा। और अगर ये बर्ड का oocyte है, सबसे बड़े अंडे किसके होते हैं, बर्ड्स के होते हैं, तो यहाँ साइज शुतुरमुर्ग में 40,000 माइक्रोन तक जा सकता है। ठीक, 40,000 माइक्रोन, यानी कितना गुना बढ़ा, 4,000 गुना बढ़ गया, 4,000, 4,000 टाइम्स ग्रोथ हुई इस ऑस्ट्रिच के एग में। आगे चलें, अब इस ग्रोथ फेज को थोड़ा डिटेल में जानने की जरूरत है। ग्रोथ फेज को हम लोग दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, न्यूक्लियर ग्रोथ और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर ग्रोथ और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर ग्रोथ यानी जो ग्रोथ सिर्फ न्यूक्लियस में हो, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ यानी उसके साइटोप्लाज्म में हो। तो ये ग्रोथ दोनों जगहों पर हो रही है, न्यूक्लियस में भी और साइटोप्लाज्म में भी। पहले न्यूक्लियर ग्रोथ को देखें, यहाँ क्या हो रहा है। न्यूक्लियर ग्रोथ में क्या होता है कि उसमें न्यूक्लियर सैप, न्यूक्लियस के अंदर जो भी लिक्विड है सब न्यूक्लियर सैप कहते हैं, तो वो ढेर सारी मात्रा में इकट्ठा होता है और न्यूक्लियस इतना बड़ा हो जाता है कि अब न्यूक्लियस को हम जर्मिनल वेसिकल कहते हैं। प्राइमरी oocyte के न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, जर्मिनल वेसिकल। ठीक, इस न्यूक्लियर ग्रोथ में जेनेटिक प्रोग्रामिंग, जेनेटिक प्रोग्रामिंग किस लिए होती है,
जेनेटिक प्रोग्रामिंग इसलिए होती है क्योंकि ओवम को बहुत महत्वपूर्ण काम करना है। क्या काम करना है? ओवम फर्टिलाइज होगा तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट लगातार तेजी से डिवाइड होते 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 ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला बनाते बनाते एक इम्ब्रियो बना देगा, है ना। एक सेल से पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाना है, बहुत बड़ा काम है ना, लंबा काम है, कठिन काम है। तो उसके लिए, कठिन काम के लिए प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, प्लान बनाना पड़ता है। तो इसलिए इस दौरान जेनेटिक प्रोग्रामिंग होती है। जेनेटिक प्रोग्रामिंग यानी ये प्राइमरी ओसाइट में डिसाइड होगा कि भाई आगे किस किस जीन की ज़्यादा ज़रूरत है, उस जीन को ज़रा बढ़ा दो, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा दो। किस किस प्रोटीन की ज़रूरत है, उसके लिए कौन कौन से आरएनए की ज़रूरत पड़ेगी, उस आरएनए को अभी से ढेर सारे मात्रा में बना के रख लो, स्टोर कर लो, क्योंकि आगे इतनी तेज़ी से ये बढ़ेगा, काम चलेगा इसमें कि आरएनए बनाने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी इसको। कुछ प्रोटीन भी ऐसे होंगे जिनकी ज़रूरत बहुत होगी, बनाने की फुर्सत नहीं होगी इसके पास, एग के पास, वो भी अभी से बना के रख ले। ठीक, तो ये सब जेनेटिक प्रोग्रामिंग के तहत होता है। जिन जीन्स का ज़्यादा इस्तेमाल होना है उसको खोल लो, ओपन कर लो, क्योंकि सब कंडेंस्ड होते हैं जीन्स ना, ओपन कर लो, कुछ जीन्स की संख्या बढ़ा लो, उनका ट्रांसक्रिप्शन बढ़ा दो, उनसे आरएनए ढेर सारी मात्रा में बना के रख लो, उनसे ढेर सारी मात्रा में प्रोटीन भी बना के रख लो। इसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग एंड पैकेजिंग। जब कोई बड़ा काम करना होता है, अगर आपको कहीं दूर जाना है सफ़र पर, तो दो काम आपके लिए ज़रूरी होता है। एक तो आप अपना प्रोग्राम बना लें अच्छी तरह से, कब कब क्या क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, ये है प्रोग्रामिंग यानी प्लानिंग। और दूसरा काम क्या है कि ज़रूरत भर का पूरा सामान रख लें, कपड़े रख लें, खाना रख लें, पानी रख लें, है ना, ज़रूरत भर का पूरा सामान रख लें, वो पैकेजिंग है। तो प्रोग्रामिंग एंड पैकेजिंग, दीज टू आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। ये किसी बड़े यात्रा पर जाने के पहले के दो महत्वपूर्ण कदम हैं। तो एग भी ये करता है, प्रोग्रामिंग किया उसने, करेगा किस किस जीन्स को हमको एक्टिवेट कर लेना है, उसको ओपन कर, कैसे ओपन करता है आगे हम लोग देखेंगे। ओपन कर लेना है क्योंकि जीन्स कॉम्पैक्ट रहते हैं, उनको खोल लेना है। अब देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया जीनोपस एग्स में, इसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स का अमाउंट 1,00,000 गुना बढ़ जाता है इस न्यूक्लियर ग्रोथ फेज में। न्यूक्लियर ग्रोथ फेज में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यानी वो एंजाइम जिनसे आरएनए बनना है, उसका अमाउंट 1,00,000 गुना ज्यादा हो जाता है। हिस्टोन प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इन सब का अमाउंट बहुत बढ़ जाता है। इसके तुलना में सोमैटिक सेल्स की तुलना में, यानी जो बाकी शरीर के साधारण सेल्स। और उसी में न्यूक्लियर ग्रोथ में आगे हम लोग देखें और क्या होता है इसमें। जीन एम्प्लीफिकेशन। जीन एम्प्लीफिकेशन क्या है? यानी कुछ जीन्स को डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट कर लेना, उनकी संख्या में बढ़ोतरी कर लेना, है ना, उनका डुप्लीकेशन कर देना, जीन एम्प्लीफिकेशन। न्यूक्लियोलस का बना देना, न्यूक्लियोलस इसमें बनता है, राइबोसोम्स बन जाते हैं। और क्या होता है, और एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया होती है, बस यही होती है वर्टिब्रेट oocyte में ही, और कहीं नहीं होती है, लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन। यानी जो ग्रोइंग प्राइमरी oocytes हैं, इनके बहुतेरे क्रोमोसोम लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं। लैंप ब्रश क्रोमोसोम क्या है? एक विशेष तरह के क्रोमोसोम हैं जिनका आकार, जिनकी संरचना पुराने ज़माने में जब लैंप जला करते थे केरोसिन ऑयल वाले, तो उसमें शीशे की चिमनी होती थी, और उस चिमनी को साफ करने के लिए एक ब्रश हुआ करता था। आज तो उस ब्रश की तो ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आज बच्चों के दूध के बॉटल वगैरह साफ करने के लिए ब्रश की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसा ही वो ब्रश होता है, उसी ब्रश के आकार के ये क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, इनको हम लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स कहते हैं। और इनमें इंटेंस आरएनए सिंथेसिस होती है। क्या होता है इनसे फायदा?
बहुत ज़्यादा आरएनए की सिंथेसिस इनसे हो सकती है। इनका देखिए स्ट्रक्चर, ये क्रोमोसोम, ये दोनों क्रोमेटिड्स हैं, ये दो क्रोमेटिड्स हैं, है ना, और ये दोनों कियास्मेटा पर एक दूसरे से जुड़े हुए। देखिए ध्यान रहे, क्योंकि ये जो प्राइमरी oocyte है ये मियोसिस फर्स्ट के स्टेज में है, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज में है, तो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज में जो संरचना होती है वो यहाँ है। तो ये बाइवेलेंट क्रोमोसोम, दो क्रोमेटिड इसमें ऑलरेडी बन गए हैं, है ना, यही मियोसिस प्रोफेज में होता है। बाइवेलेंट क्रोमोसोम होते हैं जो अपने कियास्मेटा पर जुड़े रहते हैं, और इन क्रोमोसोम्स में जो क्रोमेटिड मटेरियल है वो देखिए, ये जो सारे आपको इस तरह से स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, एक को यहाँ खोल के दिखाया गया है, ये उस डीएनए का जो पार्ट है, क्रोमेटिड का पार्ट है, ये ऐसे ओपन हो गया, ये ऐसे ओपन, ये स्ट्रेट न रख के यहाँ पर लूप बना लिए, डीएनए मॉलिक्यूल्स में लूप बन गया। लूप बनने से क्या होगा, ये बाहर आ गया ना। नाउ दीज आर इजीली एक्सेसिबल टू वेरियस एंजाइम्स, टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम्स, ठीक है, तमाम एंजाइम्स इन पर आसानी से काम करके और इनसे ढेर सारी मात्रा में आसानी से आरएनए बना सकते। अगर ये सीधे सीधे कॉम्पैक्ट होते तो थोड़ी दिक्कत होती ज़्यादा समय। तो ये इसीलिए लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स होता है, इसलिए ताकि जो यहाँ पर इसके इन लूप्स में जो डीएनए है वो डीएनए का बहुत तेजी के साथ ट्रांसक्रिप्शन हो सके, अधिक मात्रा में जल्दी जल्दी आरएनए बन सके। चलें आगे। अब न्यूक्लियर ग्रोथ की बात हो गई, अब साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ को हम देखें। The cytoplasmic growth is associated with increase in number of mitochondria. साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ेगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या बढ़ेगी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का अमाउंट बढ़ेगा और रिजर्व फूड मटेरियल का अमाउंट भी बढ़ेगा। तो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको भी हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, प्रीवाइटेलोजेनिक साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ एंड वाइटेलोजेनिक साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। प्रीवाइटेलोजेनिक साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ एंड वाइटेलोजेनिक साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। इसका क्या मतलब है भाई, प्री वाइटेलोजेनिक वाइटेलोजेनिक शब्द बना है विटेलिन से, यानी योग से। योग क्या है, फूड, एग के अंदर मौजूद इम्ब्रियो के लिए जो फूड मटेरियल है उसी को हम योग कहते हैं, उसी को हम विटेलिन कहते हैं। तो योग बनने से पहले का जो ग्रोथ है साइटोप्लाज्म में वो प्री वाइटेलोजेनिक साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, और जब योग बनना शुरू हो जाए तो उस पीरियड को हम कहेंगे वाइटेलोजेनिक साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। तो प्री वाइटेलोजेनिक साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ को पहले देख लिया जाए। इसमें क्या हो रहा है, oocytes synthesize and store large number of membranous organelles। जो membranous organelles है कौन कौन से, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, ये सब, ये जो membranous organelles हैं इनकी स्टॉक पाइलिंग होगी, इनको इकट्ठा किया जाएगा। और क्या होगा, एम्फीबियंस एंड बर्ड्स के ग्रोइंग oocytes में तो इतने माइटोकॉन्ड्रिया एग्रीगेट हो जाते हैं बनके कि वो माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स बना लेते हैं। इस दौरान स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा मात्रा में रहेंगे, वनस्पति की रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ वाले ज्यादा बनेंगे। क्यों, क्योंकि इसके आगे कुछ समय के बाद अब प्रोटीन की जो सिंथेसिस की प्रक्रिया है, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया है, वो रुक जाएगी। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जरूरत कम पड़ेगी, ठीक, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ज़्यादा पड़ेगी, इसलिए ये ज़्यादा प्रॉब्लम। इस दौरान बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे, अभी कर लिए जाएंगे, क्योंकि आगे ज़्यादा नहीं प्रोटीन सिंथेसाइज हो पाएंगे। अभी प्रोटीन सिंथेसाइज करके बहुत सारा तरह तरह का और उसको स्टोर कर लिया जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट काम होगा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बनेंगे। ये मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज हैं, छोटे छोटे पैकेट्स हैं जिनमें कुछ लिक्विड भरा होगा, जिसमें कि क्या होगा, मुख्य रूप से एसिड म्यूकोपॉलीसैकेराइड। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे पैकेट हैं जो ओवम के बाहरी हिस्से में मौजूद रहेंगे, बाहरी हिस्से में, और उसमें भरा क्या होगा, एसिड म्यूकोपॉलीसैकेराइड। इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का सिग्निफिकेंस, इसका महत्व
फर्टिलाइजेशन के समय है, हम लोग आगे फर्टिलाइजेशन जब पढ़ेंगे तब इसका महत्व जानेंगे। अब वाइटेलोजेनिक ग्रोथ फेज, अभी तक क्या चल रहा था, प्री वाइटेलोजेनिक ग्रोथ फेज जिसमें फूड नहीं बन रहा था। अब वाइटेलोजेनिक ग्रोथ फेज जिसमें फूड बने। वाइटेलोजेनिक यानी योग या विटेलिन बनने की प्रक्रिया, ये मेजर न्यूट्रिशनल रिजर्व है उस साइड में। योग में क्या चीज होता है मुख्य रूप से? मुख्य रूप से तीन चीजें होती हैं, प्रोटीन्स होते हैं और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। अब कह सकते हैं कि दो मुख्य रूप से चीजें हैं, प्रोटीन है और लिपिड है। योग में दो तरह की चीजें मुख्य हैं, प्रोटीन है और लिपिड है। लिपिड दो तरह के हैं, फॉस्फोलिपिड्स और न्यूट्रल फैट्स, दोनों इसमें हैं। अच्छा, योग भी दो तरह का बनता है, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं और लोअर कॉर्डेट्स। कहाँ कहाँ? इनवर्टिब्रेट्स और लोअर कॉर्डेट्स में। यहाँ योग बड़ा महीन होता है, उसको हम ग्रैन्युलर योग कहते हैं, ग्रैन्युलर योग। और इसको हम प्रोटीन योग भी इसलिए कहते हैं क्योंकि लिपिड इसमें होता तो है लेकिन प्रोटीन ज्यादा होता है, इसलिए हम प्रोटीन योग। और आगे वर्टिब्रेट ग्रुप्स में जो योग है वो प्लेटलेट के फॉर्म। ठीक, प्लेटलेट यानी महीन नहीं बल्कि छोटे छोटे टैबलेट्स जैसे समझ लीजिए। प्लेटलेट समझ जाइए कि जैसे छोटे छोटे टैबलेट के फॉर्म। अब ये योग प्लेटलेट्स ऑफ एम्फीबियन ओसाइट्स। एम्फीबियन के ओसाइट्स में जो योग प्लेटलेट्स हैं उसमें ये दो मुख्य चीजें हैं, फॉस्फेटिन और लाइपोविटेलिन। फॉस्फेटिन क्या है? ये हाईली फॉस्फोरिलेटेड कंपाउंड है, हाईली फॉस्फोरिलेटेड लिपिड कंपाउंड है ये, हाईली फॉस्फोरिलेटेड। और लाइपोविटेलिन, ये लाइपोविटेलिन क्या है? ये प्रोटीन है जिसके साथ भी लिपिड बाउंड है। तो फॉस्फेटिन और लाइपोविटेलिन, इन दो चीजों से ये योग प्लेटलेट्स बने। और इसमें दो फॉस्फेटिन मॉलिक्यूल्स के साथ, कितने? दो मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेटिन के साथ एक मॉलिक्यूल लाइपोविटेलिन का जुड़ा रहता है। ठीक है, यानी तीन तीन मॉलिक्यूल्स का एक यूनिट होता है जिसमें दो फॉस्फेटिन और एक लाइपोविटेलिन। अब ये योग के कंपोनेंट्स फॉस्फेटिन या लाइपोविटेलिन ये बनते कहाँ? तो वर्टिब्रेट्स में अगर वो एडल्ट है तो उसमें ये लीवर में बनता है, ओवरी में नहीं बनता है। योग के जो प्रिकर्सर्स हैं फॉस्फेटिन और लाइपोविटेलिन, ये लीवर में बनते हैं और वहां से वो ब्लड से ट्रांसपोर्ट होते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, ओवरी तक जाते हैं। ओवरी के अंदर चले गए तो जो ग्रोइंग oocytes होते हैं, ग्रोइंग oocytes जो बड़े हो रहे हैं, उनके अगल बगल छोटे छोटे फॉलिकल सेल्स पाए जाते हैं। छोटे छोटे सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम फॉलिकल सेल्स कहते हैं। ये फॉलिकल सेल्स उन योग प्रिकर्सर्स को, फॉस्फेटिन और लाइपोविटेलिन को उठा उठा के, पकड़ पकड़ के ले जाते हैं किसमें? ग्रोइंग oocytes में पहुंचा देते हैं, है ना। लाइपोविटेलिन और फॉस्फेटिन को ग्रोइंग oocytes में कौन पहुंचा रहा है? फॉलिकल सेल्स। बना कहाँ लाइपोविटेलिन और फॉस्फेटिन? लीवर में। ओवरी तक कैसे आया? ब्लड से। किस फॉर्म में आया? सॉल्युबल फॉर्म। ओवरी में पहुंच गया तब क्या हुआ? उसको छोटे छोटे फॉलिकल सेल्स ने अपटेक किया, लिया, लेके कहाँ भेज दिया? ग्रोइंग oocytes के अंदर भेज दिया। अब एक बार जब ग्रोइंग oocytes के अंदर पहुंच गया है, वंस इनसाइड oocyte, अब ये सॉल्युबल योग कंपोनेंट्स उसके माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा दिए जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद वो इनसॉल्युबल योग में बदल जाते हैं। अभी तक वो सॉल्युबल थे, अब वो इनसॉल्युबल योग में बदल जाते हैं। अब ये ग्रोथ फेज पूरा हो गया और अब तीसरा फेज शुरू होगा, मैच्योरेशन फेज। The primary oocyte undergoes two successive divisions by meiosis. Meiosis first, यानी फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन। इसमें क्या होगा? आप देख चुके हैं, दो अनइक्वल डॉटर सेल्स बनेंगे। किससे? प्राइमरी oocyte डिवाइड होगा। प्राइमरी oocyte डिवाइड होगा
मियोसिस फर्स्ट में तो क्या बनेगा, 2 अनइक्वल डॉटर सेल। क्या नाम होंगे उनके, जो बड़ा डॉटर सेल होगा लार्ज सेल इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte, ठीक है, हैप्लॉइड होगा। और लगभग सारा का सारा साइटोप्लाज्म इस प्राइमरी oocyte का कहाँ आ जाएगा, इसी सेकेंडरी oocyte। लेकिन एक और सेल बनेगा, छोटा वाला सेल बनेगा, उसका क्या नाम है, उसका नाम है फर्स्ट पोलर बॉडी और पोलोसाइट, ये भी हैप्लॉइड होगा। ये स्लाइड थोड़ी पीछे की आगे आ गई है, तो अच्छा ये रिपीट हो गई है स्लाइड, ये आप लोग देख चुके हैं, ये गलती से मैचुरेशन फेज। मियोसिस सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन, फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन हो गया है, ये मियोसिस सेकेंड यानी सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन। द सेकेंडरी oocyte एंड द पोलर बॉडी अंडरगो मियोसिस सेकेंड। सेकेंडरी oocyte बन गया था और अब उसके डिवीजन से क्या होगा, मियोसिस सेकेंड के द्वारा सेकेंडरी oocyte भी डिवाइड करेगा। फिर हम लोग चित्र पर वापस चले, फिगर पर। ये देखिए, ये देखिए, ये ग्रोथ फेज हो गई थी, प्राइमरी oocyte, यहाँ से मैच्योरेशन डिवीजन शुरू हुआ है ना, ये सेकेंडरी oocyte बना और फर्स्ट पोलर बॉडी। प्राइमरी oocyte डिवाइड करेगा तो क्या क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक। ये मियोसिस फर्स्ट, दिस इज मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट के बाद सेकेंडरी oocyte फिर डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा, अब ये मैच्योर ओवम बन गया और यहाँ से सेकेंड पोलर बॉडी बन गया। ये कौन सा डिवीजन है, ये है मियोसिस सेकेंड। दिस इज मियोसिस फर्स्ट एंड दिस इज मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस सेकेंड से क्या हो रहा है, आप हम लोग समझ गए कि एक बड़ा ओवम बन गया, एक लार्ज ओवम बन गया, और ये हैप्लॉइड होगा, आधा क्रोमोसोम इसमें होगा, और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बना, ठीक है। जो फर्स्ट पोलर बॉडी बना है ये भी दो दो पोलर बॉडीज में डिवाइड हो जाएगा या ऐसे ही डीजनरेट कर जाएगा, और सिर्फ एक फंक्शनल ओवम बना है ना, सेकेंडरी oocyte डिवाइड किया तो एक फंक्शनल ओवम बना, है ना। एक प्राइमरी oocyte से कितना ओवम बन रहा है, एक, ठीक। यहाँ फिर से देखिए एक बार, एक प्राइमरी oocyte, दिस इज वन प्राइमरी oocyte, एक प्राइमरी oocyte से एक सेकेंडरी oocyte बना और एक ही ओवम बना। सेल कुल 4 बने, देखिए 1 2 3 4, 4 सेल बने। लेकिन ये जो तीनों हैं, ये दोनों पोलर बॉडी और ये सेकेंडरी पोलर बॉडी, ये तीनों सेल बेकार हैं, डिजेनरेट कर जाएंगे, एक ओवम बना। तो यहाँ पर जैसे हमने शुरू में बताया था कि क्वांटिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, संख्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट। तो क्वालिटी हो भले एक ही बने, एक प्राइमरी oocyte से एक ही ओवम बन रहा है, और ये सारा लगभग साइटोप्लाज्म, सारा फूड अपने पास रख रहा है। तो मियोसिस सेकेंड हो गई, ओवम बन गया। ओवम बनने के बाद अब क्या होता है कि अभी इसको और इसकी राइपनिंग होती है, कुछ इसका और मैच्योरेशन होगा। उसमें मुख्य रूप से इसके बाहर कुछ मेम्ब्रेन्स बनते हैं, कुछ कवर बनते हैं, है ना, खोल इसके बनते हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको बचा के रखना है। खोल 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी मेम्ब्रेन, सेकेंडरी मेम्ब्रेन और टर्सरी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स, देयर मे बी 3 टाइप्स ऑफ, हमेशा नहीं 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के हो सकते हैं, जिन्हें हम प्राइमरी मेम्ब्रेन, सेकेंडरी मेम्ब्रेन और टर्सरी मेम्ब्रेन। प्राइमरी मेम्ब्रेन कब कहेंगे, किसको कहेंगे, अगर ओवम स्वयं जब अपना एक मेम्ब्रेन बना रहा है तो वो प्राइमरी मेम्ब्रेन कहलाएगा।
ये हर मेम्ब्रेन में होगा। ये ठीक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होगा। प्राइमरी मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड सराउंडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओवम है, सेल है, तो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ही। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक बाहर जो होगा मेम्ब्रेन, उसको हम प्राइमरी मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है। फ्रॉग में इसको इस प्राइमरी मेम्ब्रेन का नाम है, हर जगह इसका नाम अलग अलग हो जाएगा। फ्रॉग यानी एम्फीबियंस में इसका नाम है विटेलाइन मेम्ब्रेन। मैमल्स में इसका नाम है ज़ोना पेल्यूसिडा। ठीक। इसके बाद एक सेकेंडरी मेम्ब्रेन भी बन सकता है। तो कब बनेगा और कहाँ से बनेगा? ये ओवम से नहीं बनेगा। प्राइमरी मेम्ब्रेन कहाँ से बना? खुद ओवम से बना। लेकिन जब ओवम के बाहर जो फॉलिकल सेल्स फॉलिकल सेल्स क्या है? ये छोटे छोटे दूसरे सेल्स हैं जो ओवम के बाहर इकट्ठे रहते हैं। इनसे जब कोई मेम्ब्रेन बनेगा तो उसे हम सेकेंडरी मेम्ब्रेन। फॉलिकल सेल ध्यान दें कहाँ है? ओवरी में ही है। यानी सेकेंडरी मेम्ब्रेन किससे बना? ओवरी से ही बना, ओवरी में ही बना। ये सेकेंडरी हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी मेम्ब्रेन हो सकते हैं जिनको कि ओवरी नहीं या ओवरी का कोई स्ट्रक्चर नहीं बल्कि ओवरी से बाहर का स्ट्रक्चर बनाएगा। जैसे बर्ड्स, बर्ड के एग में आप देखते हैं एक बाहर हार्ड सी शेल हो जाती है। ठीक। या रेप्टाइल में भी होता है। तो ये जो शेल है ये कहाँ से बन रहा है? ये एग जब तक ओवरी में होता है तब तक नहीं बनता। जब एग ओवरी से निकल जाता है और ओविडक्ट से होकर बाहर आ रहा होता है, उस रास्ते द्वारा ये तीसरा मेम्ब्रेन बनाया जाता है। इसलिए हम इसे टर्शरी मेम्ब्रेन। तो ध्यान रहे टर्शरी मेम्ब्रेन कहाँ से बनेगा? ये ओविडक्ट से बन रहा है, ओविडक्ट में बन रहा है। ठीक। व्हेन द ओवम पासेस फ्रॉम ओवरी टू आउटसाइड। टर्शरी मेम्ब्रेन में जैसे एग वाइट है या कैलकेरियस शेल है, ये सब टर्शरी मेम्ब्रेन के एग्जाम्पल। अब टाइप्स ऑफ एग होते हो कितने सकते हैं तरह के? तो एग का जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं ये दो आधार पर। पहला करते हैं अमाउंट ऑफ योग, यानी योग कितना। अगर योग बहुत कम है तो हम उसको माइक्रोलेसिथल, ये लेसिथल शब्द ही योग से आ रहा है ना। तो माइक्रोलेसिथल यानी योग बहुत कम है और ये एग बहुत छोटा होगा, साइज होगी लगभग 0.15 मिलीमीटर। ये मैमल्स में होता है माइक्रोलेसिथल। अगर योग इससे थोड़ा ज्यादा है तो एग भी थोड़ा बड़ा होगा, मीजोलेसिथल कहलाएगा। साइज पहुंच गई लगभग 2 mm, है ना, जैसा कि फ्रॉग। योग और ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो उसे हम मेगालेसिथल या मैक्रोलेसिथल कहेंगे। यहाँ एग की साइज 30 मिलीमीटर एवरेज लगभग होगी, जैसा बर्ड्स है। एक और क्लासिफिकेशन है ये योग के डिस्ट्रीब्यूशन पर है। ये तो योग के अमाउंट पर है और योग के ये डिस्ट्रीब्यूशन पर। आइसोलेसिथल योग मैमल्स में होता है, यानी पूरे एग में योग इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, बराबर मात्रा में चारों तरफ फैला हो, तो उसे हम आइसोलेसिथल कहते हैं। और ये आइसोलेसिथल जनरली माइक्रोलेसिथल वाले एग में ही होता है कंडीशन। तो ये मैमल्स में। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि पूरे एग में एक तरफ योग डिपॉजिट हो गया, एक तरफ योग है और एक तरफ खाली साइटोप्लाज्म है। तो जब सारा योग एक सिरे पर डिपॉजिट हो जाए, योग कंसंट्रेटेड एट वन पोल, तो इसे हम टीलोलेसिथल एग कहते हैं। ये मीजोलेसिथल और मैक्रो, यानी जो ऊपर के ये जो मीजो और मैक्रो हैं, इनमें सॉरी मेगा, जो एक ही दोनों नाम है मेगा और मैक्रो, तो मीजो और मैक्रो या मेगा में टीलोलेसिथल कंडीशन हो सकती है। और तीसरा है सेंट्रोलेसिथल, यानी योग सेंटर में जमा हो गया एग के केंद्र में और चारों तरफ साइटोप्लाज्म। इस कंडीशन को हम सेंट्रोलेसिथल कहेंगे। ये इंसेक्ट और कुछ हाइड्रोजोआ में पाया जाता है। तो एग का जो टाइप्स है दो तरह से। तो पहले क्लासिफिकेशन है अमाउंट ऑफ योग के आधार पर 3, माइक्रो, मीजो और मेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग के आधार पर भी 3, आइसोलेसिथल, टीलोलेसिथल एंड सेंट्रोलेसिथल। इस टीलोलेसिथल होने के कारण अक्सर एग में पोलैरिटी हो जाती है। पोलैरिटी का मतलब है कि जिधर एग में न्यूक्लियस हो, जिस जिस सिरे की तरफ न्यूक्लियस हो उसको हम एनिमल पोल कहते हैं। और जिधर न्यूक्लियस ना हो, योग ज्यादा हो, देखिए ये पूरा योग,
इस एग में इधर क्या है, इतना सारा योग, और ये साइटोप्लाज्म है, इसी में कहीं न्यूक्लियस। तो जहाँ साइटोप्लाज्म है, जहाँ न्यूक्लियस है, इसे हम एनिमल पोल कहते हैं, और जिधर योग है इसे हम वेजिटल पोल कहते हैं। तो जो दो ध्रुव जैसी स्ट्रक्चर बन जा रहा है, स्थिति बन जा रही है, इसे हम कहते हैं पोलैरिटी ऑफ एग। तो ये oogenesis के बारे में आज बात हुई, एग के बनने के प्रक्रिया के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप हमसे पूछिएगा। अभी हम आपको ये लेक्चर्स रिकॉर्ड करके दे रहे हैं, और कुछ समय के बाद हम आपकी क्लासेस भी लेंगे, आप चिंता मत करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।